जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल ईडू प्रशांत में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बारे में जानकारी लेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की थी। दोस्तों, आज हम लोग उसी क्लास की आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। यह भाग जो है संविधान के भाग 5 में इसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की, तो यह जो कॉन्सेप्ट है यह कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका से लिया गया है। अगर बात करें आर्टिकल 63 में बात की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों, आगे बात करें तो आर्टिकल 64, तो इसमें कहा गया है कि जो कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। ठीक है दोस्तों, दो आर्टिकल हम लोगों ने देखे, आर्टिकल 63 और 64। 63 में उपराष्ट्रपति होगा और 64 में जो भारत का राष्ट्रपति होगा यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगर दोस्तों बात करें 69 आर्टिकल की, तो इसमें उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात की गई है और यह कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और दोस्तों जो है इसकी रीत क्या होगी, तो राष्ट्रपति की तरह एकल संक्रमणीय पद्धति एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन किया जाएगा। दोस्तों, जो यह पद उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे सर्वोच्च पद होता है। यह भी ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के बाद में भारत का सबसे सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो उपराष्ट्रपति का दूसरे नंबर पर सर्वोच्च पद होता है। यह पद कहाँ से लिया गया? इस पद को संविधान में अमेरिका के संविधान या यह पद अमेरिका के संविधान या उपराष्ट्रपति के पद से प्रेरित है। दोस्तों, अगर हम लोग बात कर लें राष्ट्रपति की योग्यताएं, तुलना करते हुए हम लोग देखें राष्ट्रपति की योग्यताएं और उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, तो हम लोग बात करेंगे कि दोनों की आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। दोनों भारत के नागरिक हों। राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दोस्तों, चौथा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रपति पागल या दिवालिया ना हो, और उपराष्ट्रपति की बात करें तो इसमें भी पागल या दिवालिया ना हो। दोस्तों, अगर बात कर ले प्रस्तावक एवं अनुमोदकों का, तो प्रेसिडेंट के परिप्रेक्ष्य में 50 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होते हैं। और अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो वाइस प्रेसिडेंट में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। दोस्तों, दोनों में आप कंपैरिजन करते रहिएगा कि राष्ट्रपति में क्या होता है? 50 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक, और वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग आगे बात करें जो राष्ट्रपति जो है इसकी योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता 15,000 रुपये की जमानत राशि, 15,000 रुपये की जमानत राशि आरबीआई या भारत सरकार के अधीन रखनी होती है। अब दोस्तों, अगर हम लोग बात समझें, यदि कुल डाले गए मत का 1/6 प्राप्त नहीं हो पाता है तो जमानत जब्त कर ली जाती है। यह भी ध्यान दीजिएगा, अगर 1/6 प्राप्त नहीं हो पाता है, डाले गए मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं हो पाता है, तो यह जो जमानत राशि है यह क्या जब्त कर ली जाती है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यह भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। नोट में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति
संघ व राज्य के मंत्री के पद को लाभ के पद की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ व राज्य के मंत्री के पद को लाभ के पद की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 69 की, तो उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात की गई है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें उपराष्ट्रपति की शपथ, तो राष्ट्रपति के द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के द्वारा उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होता है, चलिए हम लोग बात करें। तो लोकसभा और राज्यसभा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य जो है वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के क्रम में क्या था, मनोनीत नहीं थे, यह भी ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा सदन के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है भाग ले रहे थे। चलिए बात कर रहे हैं हम लोग, अगर उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात करें तो इसकी अवधि 5 वर्ष के लिए होती है, यह भी हम लोग जानते हैं। चलिए बात करें, अगर दूसरा हम लोग देखें, इससे पहले अगर वह चाहे तो अपना पद त्याग पत्र दे सकता है अपने स्वेच्छा से। किसे देगा, तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपेगा। दोस्तों, अगर बात करें राज्यसभा के द्वारा 14 दिन पहले नोटिस देकर राज्यसभा में प्रक्रिया चलाकर पद से हटाया भी जा सकता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर राज्यसभा के द्वारा 14 दिन पहले नोटिस देकर राज्यसभा में प्रक्रिया चलाकर उसे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति की शक्ति और कार्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आर्टिकल 70 की बात करें तो यह वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया जाना है जब प्रेसिडेंट का पद रिक्त हो। मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के पद का रिक्त होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। किस आर्टिकल के तहत, तो 70 आर्टिकल के तहत। वाइस प्रेसिडेंट अपने पद पर रहते हुए कोई कार्य नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट का अपने पद पर रहते हुए कोई कार्य नहीं होगा। दोस्तों, अगर बात करें, यह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में या प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है। जब वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो यह कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक रह सकता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाना होगा। दोस्तों, अगर हम लोग नोट देखें तो जब वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते को ही प्राप्त करता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो जो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते हैं वह सारे लाभ किसको मिलेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को मिलने वाले हैं। आर्टिकल 71 की बात करें तो आर्टिकल 71 के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अधीन होंगे। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार होगा। दोस्तों, अगर हम लोग देखें भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1952 से लेकर 1957 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि जो है भारत में वर्तमान समय में वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि 2022 से अभी तक कार्यरत हैं। और इनसे पहले कौन थे, 13वें नंबर के तो एम वेंकैया नायडू, जो कि 2017 से लेकर 2022 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। 2017 से लेकर 22 तक इन्हीं का स्थान किसने लिया, जगदीप धनखड़ ने इन्हीं का स्थान लिया।
दोस्तों चलिए हम लोग आज बात करें, अगर दूसरा टॉपिक देखें तो मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद जो है आर्टिकल 74 के अंतर्गत रखा गया है। और इस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 74 के तहत किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा आर्टिकल 75 के तहत। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को चलिए हम लोग आर्टिकल के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बात करें आर्टिकल 74 की, तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? मंत्रिपरिषद का गठन होगा जिसका उद्देश्य क्या होगा? राष्ट्रपति को सलाह देना। मंत्रिपरिषद का निर्माण क्यों किया जाएगा? क्योंकि यह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करेगी। और इसका गठनकर्ता कौन है? तो गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 75 के तहत इसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा। दोस्तों अगर बात करें 78 की, तो मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह देगा। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संबंधित है, और अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संबंधित है, दोनों एक दूसरे को सलाह देने का काम करेंगे। दोस्तों अगर हम लोग बात करें नोट आर्टिकल 74 की, तो मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हम लोग देख चुके हैं 75 की, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। 78 की बात करें तो मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री का होगा। मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचाता है, और राष्ट्रपति की सलाह प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को पहुंचाता है। कहने का मतलब है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बीच की कड़ी कौन है? प्रधानमंत्री है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें मंत्रिपरिषद की, तो मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 अगर हम लोग देखें तो कितने मंत्री होते हैं और क्या? चलिए बात करें अगर कैबिनेट मंत्री की, तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री को रखा जाता है। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उच्च श्रेणी के मंत्री होते हैं, जिनमें अगर बात करें रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री इत्यादि मंत्रियों को कैबिनेट की श्रेणी दी जाती है। राज्य मंत्री की बात करें तो कैबिनेट का सहायक राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अधीनस्थ और एक स्वतंत्र प्रभार के। अधीनस्थ क्या होते हैं? कैबिनेट के सहायक का काम करते हैं। उप मंत्री क्या होता है? उप मंत्री निम्न श्रेणी के मंत्री होते हैं। दोस्तों अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री किस आर्टिकल के अंतर्गत हैं? तो बात करें 75 आर्टिकल की, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, जो कि लोकसभा का एक नेता होता है। देश का राजनीतिक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगर दोस्तों हम लोग आगे बात करें, देश का नीति निर्माता व नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें मंत्रियों में मंत्री, लेकिन उनमें पहला कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नोट अगर हम लोग देखें, प्रधानमंत्री लोकसभा से ही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो सकता है, लेकिन उसे क्या 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। यदि वह 6 माह के अंदर सदस्यता नहीं ले पाता है तो 6 माह के बाद उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। मतलब सीधी सी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो है, चाहे राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य हो, प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य है। यदि वह इन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तब भी वह प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे क्या है, 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। यदि वह ऐसा करने में अक्षम है तो वह उसकी शक्ति जो है समाप्त हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देखिएगा, समझिएगा। भारतीय प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिर्फ
निम्न सदन का ही सदस्य होगा। दूसरा अगर पॉइंट देखें, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषदीय व्यवस्था किसकी देन है? तो ब्रिटेन की देन है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। अगर बात करें श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में और एच डी देवगौड़ा 1996 और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 5 तक, जो कि 2 बार राज्यसभा से प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। और जो श्रीमती इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा हैं, यह तीनों प्रधानमंत्री हैं जो कि राज्यसभा से नियुक्त किए गए हैं। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री की, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। शपथ कौन दिलवाएगा इसे? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तभी हटा सकता है जब वह उसकी पार्टी लोकसभा में अपना बहुमत खो दे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तभी हटा सकता है जब वह लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, मतलब उसकी पार्टी जो है लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। बात करें प्राइम मिनिस्टर की शक्तियों की, तो मंत्रिपरिषद के गठन की सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, तो यह भी प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रधान कौन होता है? तो पीएम। दोस्तों बात करें मंत्रिपरिषद को भंग करने की सलाह भी प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है। मंत्रियों में मंत्री, लेकिन उनमें पहला कौन होता है? तो प्रधानमंत्री ही होता है। आपातकाल के दौरान राजनैतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वेसर्वा कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसका सर्वेसर्वा होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से होता है। सामूहिक जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत राष्ट्रपति के प्रति। अगर दोस्तों हम लोग बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई महान्यायवादी, तो दोस्तों इसका प्रावधान आर्टिकल 76 के तहत रखा गया है, जो कि महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा कानूनी विधिक अधिकारी या सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महान्यायवादी सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार का विधिक सलाहकार या किसी भी बाद न्यायालय में प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों इससे हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। नोट अगर हम लोग देखें तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। बात करें सरकार मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने पर भी यह पद समाप्त हो जाएगा। किसका पद? एजीआई का। शक्तियां क्या है इसकी? एजीआई संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। यह भी ध्यान दीजिएगा। एजीआई जो होता है संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, सलाह दे सकता है, लेकिन अपना वोट नहीं कर सकता। त्यागपत्र किसको देगा? तो यह त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति महोदय को देगा। और इसके कार्यकाल की बात करें तो 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो उसी को ध्यान में रखते हुए इसका कार्यकाल समाप्त किया जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो एजीआई, अगर प्रथम एजीआई की बात करें दोस्तों, प्रथम एजीआई इसके कौन रहे? शीतल बाड़ इसके प्रथम एजीआई थे। और अगर वर्तमान की बात करें तो वेंकट रमनी भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग जरूर बताइएगा।
और अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो एक बार इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर करें, जिससे यह जानकारी सभी तक आसानी से पहुँचे और सभी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।